हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम लोग हमारी क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है पॉलिटी की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, उसका चैप्टर 1 जो कि कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ, वो पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये जो बुक है बेसिकली इस पे हमें पता चलेगा कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे काम करता है। हम इस में इलेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, गवर्नमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, प्रेसिडेंट्स एंड प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। और हम जानेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में कि फंक्शंस, कि कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या इंस्टीट्यूशंस होते हैं गवर्नमेंट के, और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको कौन बनाता है। तो ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और बेसिकली इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम 4 चीज़ें समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है, कॉन्स्टिट्यूशन एक कॉन्स्टिट्यूशन सोसाइटी को में क्या करता है, व्हाट अ कॉन्स्टिट्यूशन डज टू द सोसाइटी, हाउ कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न द एलोकेशन ऑफ पावर इन सोसाइटी। सोसाइटी में जो पावर जो डिवाइड होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे उसको गवर्न करता है, उसे कैसे रेगुलेट करता है। व्हाट वाज द वे इन विच द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज मेड, मतलब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था। तो इन 4 चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो आइए देखते हैं। अब हम यहाँ पे है, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। अभी हम पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, उसके क्या फंक्शंस होते हैं, वो व्हाट रोल डज इट परफॉर्म फॉर अ सोसाइटी। तो ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो हम देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस। बेसिकली ये यहाँ पे एक स्टोरी दी गई हुई है कि एक मान सकते हैं कि एक एक ग्रुप है जिसमें कई सारे जो मेंबर्स हैं उस ग्रुप में वो डाइवर्स है इन वेरियस वेज। जैसे कि वो वो डिफरेंट रिलीजन फॉलो करते हैं, कुछ उसमें हिंदूज हैं, कुछ मुस्लिम हैं, कुछ कुछ क्रिश्चियंस हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जिनका कोई रिलीजन नहीं है, जिनका कोई धर्म नहीं है। उन लोगों के different they are also varied in many different respects, they pursue different professions, have different abilities, have different hobbies, different tastes in everything from films to books। मतलब उनके different taste है, different choices है, different preferences है, different professions हैं, उनकी liking अलग है, different kind of books उनको read करना पसंद है। सबके अलग अलग taste है, कुछ गरीब हैं तो कुछ अमीर हैं, कुछ ओल्ड है तो कुछ यंग है। तब तो ऑफ कोर्स अगर इन सबके डिफरेंट चॉइसेस हैं, उनकी पसंद अलग अलग है, तो उनके बीच में डिस्प्यूट्स भी होंगे ओवर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। उनके चॉइसेस क्योंकि अलग है तो डिस्प्यूट्स उनके बीच में होना ये जाहिर सी बात है, ये आम बात है। तो जैसे कि हम उन लोगों के बीच में डिस्प्यूट हो सकते हैं कि एक किसी पर्टिकुलर पर्सन को कितनी प्रॉपर्टी जो है वो उसको अलाउ करना चाहिए कि वो होल्ड कर सके। क्या ये कंपल्सरी होना चाहिए कि हर एक बच्चे को स्कूल जाना, स्कूल भेजना कंपल्सरी करना चाहिए, या फिर ये पेरेंट्स के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि वो डिसाइड करे कि उनके बच्चे को उनको स्कूल भेजना है कि नहीं। या फिर कितना जो है इस ग्रुप को स्पेंड करना चाहिए उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के ऊपर, ये जो पर्टिकुलर ग्रुप जिसकी हम बात कर रहे हैं। या फिर क्या इस ग्रुप को ज्यादा पार्क्स बनाने चाहिए, या फिर स्कूल खोलना चाहिए, या फिर क्या जो कुछ डिस्क्रिमिनेशन है उस ग्रुप के मेंबर्स के बीच में वो अलाउ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो इन सभी क्वेश्चंस के लिए जो इस ग्रुप के जो मेंबर्स है उनके सबके डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स होंगे, डिफरेंट ओपिनियंस होंगे। क्योंकि ये बहुत ही डाइवर्स ग्रुप है, पीपल बहुत ही डिफरेंट, उनके टेस्ट है, डिफरेंट चॉइसेस है, पर फिर भी उनको साथ में रहना है। ठीक है, वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं अपॉन ईच अदर इन वेरियस वेज। वो एक दूसरे का कॉपरेशन चाहते हैं, और ताकि वो एक पीसफुली रह सके। तो दे रिक्वायर द कोऑपरेशन ऑफ ईच अदर। तो कैसे, क्या ऐसा कौन सा फोर्स है जो इनको इनेबल करेगा कि ये जो ग्रुप है ये पीसफुली रह सके एक साथ, ये जो ग्रुप के जो मेंबर्स हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है। तो तो हम ये कह सकते हैं कि ये अगर ये जो ग्रुप के जो लोग हैं, अगर इनको साथ में रहना है, अगर इन्हें पीसफुली रहना है, तो कुछ सम बेसिक रूल्स होंगे जो इनको फॉलो करना पड़ेगा। तो व्हाई विल द ग्रुप नीड सम बेसिक रूल्स। अब क्वेश्चन आता है कि ग्रुप को क्यों कुछ बेसिक रूल्स चाहिए। अगर अगर अब हम सोच सकते हैं कि ऐसा क्या हो सकता है, अगर इनको ये बेसिक रूल्स जो है इस ग्रुप के मेंबर्स को, अगर बेसिक रूल्स हो ही ना, अगर उनकी एब्सेंस हो, तो क्या क्या हो सकता है। तो हर एक इंडिविजुअल जो है वो इनसिक्योर फील करेगा, क्योंकि वो नहीं जानते कि जो अदर मेंबर्स है ग्रुप का वो क्या कर सकता है।
वो उनको मार भी सकता है, उनको तो वो क्या-क्या कर सकता है कि जो दूसरे ग्रुप के मेंबर्स हैं वो नहीं जानते, तो दे आर इनसिक्योर अबाउट अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप बिकॉज़ दे डोंट नो कि वो क्या कर सकते हैं। कोई भी जो ग्रुप होगा उसको some बेसिक रूल्स तो चाहिए ही, जो कि पब्लिकली प्रोमलगेटेड हैं, मतलब पब्लिकली अनाउंस किए गए हैं, और जो कि सारे ग्रुप के मेंबर्स को पता है, जो उनको जानते हैं सारे ग्रुप के मेंबर्स वो बेसिक रूल्स। और एक मिनिमल डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन है कि मतलब सारे के सारे जो मेंबर्स है ग्रुप के बीच में उनका एक एक्सेप्टेंस है कि हाँ, ये ग्रुप्स हम फॉलो करेंगे, ठीक है। बट पर ऐसा नहीं है कि जो रूल्स हैं वो सिर्फ लोगों को पता होना चाहिए, वो इन्फोर्सिएबल भी होने चाहिए। इसका मतलब ये कि अगर किसी ने वो रूल ब्रेक किया, अगर वो रूल किसी ने फॉलो नहीं किया एक पर्टिकुलर ग्रुप मेंबर ने, तो उसकी उसको फिर सजा भी मिलनी चाहिए, उसको वो रूल ना फॉलो करने के लिए पनिशमेंट भी मिलनी चाहिए। तो वो जो रूल्स हैं वो सिर्फ लोगों को पता ही नहीं होने चाहिए, वो इन्फोर्सिएबल भी होने चाहिए। अगर सिटीजन को ये एश्योरेंस ही नहीं होगा, अगर उनको ये कंफर्मेशन ही नहीं होगा कि जो मैं रूल फॉलो कर रही हूँ या जो मैं रूल फॉलो कर रहा हूँ वो बाकी लोग भी फॉलो करेंगे, तो फिर वो खुद भी क्यों उन रूल्स को फॉलो करेगा। अगर मुझे ये एश्योरेंस ही नहीं है कि जो मैं रूल्स फॉलो करती हूँ, अगर वो बाकी सिटीजन्स भी फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अगर मुझे एश्योरेंस ही नहीं है इस बात का, तो फिर मैं क्यों वो रूल्स फॉलो करूंगी। इसका मतलब ये है कि ये जो रूल्स है वो लीगली इन्फोर्सिएबल होने चाहिए। मतलब कि एक एश्योरेंस होना चाहिए कि अगर ये रूल्स ब्रेक हुए, अगर ये रूल्स फॉलो नहीं कर किए गए सिटीजन्स के द्वारा या ग्रुप के मेंबर्स के द्वारा, तो उनको पनिशमेंट मिलेगी, दे विल बी पनिश्ड। तो इसी से हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पहला फंक्शन पता चलता है कि द फर्स्ट फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स दैट अलाउ फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंगस्ट मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी। मतलब एक ऐसा सेट ऑफ बेसिक रूल प्रोवाइड करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जिन रूल को फॉलो करना पड़ता है मेंबर्स को ऑफ अ सोसाइटी को, ताकि वो लोग मिनिमल उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बैठ सके, वो पीसफुली रह सके। तो उसके लिए बेसिक सेट ऑफ रूल्स जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब वो बेसिक सेट ऑफ रूल्स क्या हो सकते हैं, वो ये हो सकते हैं कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी होगी, मतलब सभी को वोट करने की परमिशन होगी। 18 प्लस के ऊपर हो जाए, सर्टेन एज को अगर क्रॉस कर ले मेंबर्स ग्रुप के, तो वो लोग वोट कर सकते हैं। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं हम लोग की लाइसेंस जो है वो कंपलसरी होगा, अगर आपको ड्राइव करना है तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तो एक सर्टेन रूल्स जो है वो फॉलो कर रहे हैं हम, कि अगर आपने चोरी की तो आपको ये पनिशमेंट मिलेगी। तो एक प्रॉपर रूल्स हैं कि आपको ये काम नहीं करना है, और अगर आपने वो काम किया मना करने के बाद भी, तो उसके तो आपको वो जो रूल्स हैं उनको वायलेट करने की क्या पनिशमेंट मिलेगी। तो एक रूल्स अगर हम ये जो बेसिक रूल्स अगर हम सोसाइटी में अगर हम ग्रुप के मेंबर्स को बता दें, तो वो लोग पीसफुली रह सकते हैं, उनको पता है कि क्या रेperकशंस होंगे। तो इससे वो लोग एक मिनिमल कोऑर्डिनेशन जो है वो बैठ सकता है सोसाइटी के मेंबर्स के बीच। इसीलिए ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है बेसिक सेट ऑफ रूल्स प्रोवाइड करता है। अब ये एक्टिविटी है, ये तो ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर्स। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन एक बॉडी है जो कि फंडम ऑफ बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, जिसके अकॉर्डिंग जो है एक गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट की जाती है। मतलब अकॉर्डिंग टू विच अ स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूटेड और गवर्न, मतलब एक पर्टिकुलर स्टेट से मतलब है यहाँ पे कि जो गवर्नमेंट है उसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वो कॉन्स्टिट्यूट की जाती है, वो बनाई जाती है और वो गवर्न की जाती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो अगर किसी भी गवर्नमेंट को आपको गवर्न करना है, तो उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, वो कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न करता है। अब बात करते हैं कि ये जो फंडामेंटल रूल्स हैं, ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो क्या होने चाहिए, और ये फंडम और क्या उनको फंडामेंटल बनाता है, ऐसी कौन सी पर्टिकुलर क्वालिटी है उनकी जो उनको फंडामेंटल बनाती है। वेल, द फर्स्ट क्वेश्चन यू विल हैव टू डिसाइड इज हु गेट्स टू डिसाइड व्हाट द लॉज गवर्निंग द सोसाइटी शुड बी। तो पहला क्वेश्चन है जो आपके दिमाग में आना चाहिए, वो ये है कि कौन व्यक्ति है या कौन डिसाइड करता है कि जो क्या लॉज होंगे जो सोसाइटी को गवर्न करेंगे। अगर कोई लॉ बन रहे हैं, तो कौन डिसाइड करेगा उन लॉ को, उन रूल्स को, कि किसके पास वो अथॉरिटी है उनको फॉर्म करने के लिए। तो ये पहला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आने चाहिए। तो जैसे कि हम कह सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप चाह सकते हैं कि रूल एक्स जो है वो आना चाहिए हमारी सोसाइटी में, या वो
वो हमें फॉलो करना चाहिए, बट कुछ और लोग कह सकते हैं कि नहीं, रूल वाई जो है वो हमें फॉलो करना चाहिए। तो कौन डिसाइड करेगा कि किसके रूल्स फॉलो होंगे या किसकी प्रेफरेंसेस जो है वो फॉलो होंगी, और वो रूल्स हमें गवर्न करेंगे? तो ये कौन किसके पास ये अथॉरिटी है? जैसे कि मैं कह सकती हूँ कि नहीं, जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है वो सिर्फ उन्हीं लोगों को मिले जो 21 से ऊपर है। फिर आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी 18+ के अगर आप हो गए हैं तो आपको राइट होना चाहिए वोट करने का। तो किसकी बात सही है और किसकी बात एक्सेप्टेबल होनी चाहिए टू द पीपल, किसकी तो वो कौन डिसाइड करेगा? कौन डिसाइड करेगा कि किसके पास पावर है या अथॉरिटी है टू मेक लॉज? तो ये क्वेश्चन अराइज होता है। तो आप ये सोच सकते हैं दैट एवरीवन टू लिव दैट यू वांट एवरीवन टू लिव बाय आर द रूल्स यू वांट एवरीवन टू लिव बाय आर द बेस्ट। मतलब आप ऐसा सोच सकते हैं कि आपने जो रूल्स बनाए हैं जो सबको फॉलो करने चाहिए वही बेस्ट है, उनसे अच्छा कोई रूल्स नहीं हो सकते। मैं सोच सकती हूँ कि अगर मैंने 21 एज रखी है तो वही सही एज है, उससे कम की एज में हमें वोट करने का राइट नहीं देना चाहिए। जो मैंने सोचा है वही बेस्ट डिसीजन है। बट ऐसा नहीं है, जो कोई और व्यक्ति जो सोच रहा है कि नहीं रूल वाई होना चाहिए, तो उसके लिए उसने जो रूल सोचा है वो बेस्ट है। तो ये जो डिस्प्यूट है ये कैसे रिजॉल्व होगा? हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या, ये डिसाइड करने से पहले कि कौन से रूल्स हमको गवर्न करेंगे, हमें ये डिसाइड करना ज्यादा जरूरी है कि कौन डिसाइड करेगा कि वो रूल्स कौन बनाएगा, वो रूल्स किसके पास वो अथॉरिटी होगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन को इसका एक आंसर प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इट स्पेसिफाइज द बेसिक एलोकेशन ऑफ पावर इन अ सोसाइटी। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई करता है कि जो पावर है वो कैसे अलोकेट होगी और वो किसके पास रहेगी। इट डिसाइड्स, वो बताता है कॉन्स्टिट्यूशन कि किसके पास पावर रहेगी टू टू डिसाइड व्हाट द लॉज विल बी। लॉज को बनाने की पावर किसके पास रहेगी, कौन सी वो अथॉरिटी है? तो कॉन्स्टिट्यूशन इसका आंसर देता है। दिस क्वेश्चन हु गेट्स टू डिसाइड कैन बी आंसर्ड इन मेनी वेज। ये क्वेश्चन का आंसर हम कई तरीके से दे सकते हैं। जैसे कि अगर एक मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसमें जो मोनार्क है, जो राजा है, वो वो डिसाइड करता है कि क्या रूल्स होंगे, क्या लॉज होंगे। कुछ ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करें, जैसे कि ओल्ड इन कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस की हम बात करें अगर, जैसे कि ओल्ड सोवियत यूनियन, यूएसएसआर, तो उसमें एक सिंगल पार्टी होती थी, वो डिसाइड करती थी कि क्या रूल्स होंगे, क्या रेगुलेशंस होंगे। बट अगर वही हम डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करें, तो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस में जो पीपल हैं वो डिसाइड करते हैं कि कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें ओबे करने हैं और हमें गवर्न करेंगे। ऐसे कौन से रूल्स हैं जो हम लोगों को गवर्न करेंगे? तो पीपल के पास पावर होती है। बट ये इतना सिंपल नहीं है, बिकॉज इवन इफ यू आंसर दैट पीपल शुड डिसाइड, इट विल नॉट आंसर द क्वेश्चन हाउ शुड द पीपल डिसाइड। अगर हम, हाँ ठीक है, हम एक इस पॉइंट पे पहुंच गए कि पीपल डिसाइड करेंगे, बट इस पर एक और क्वेश्चन आ जाता है कि पीपल कैसे डिसाइड करेंगे, हाउ शुड द पीपल डिसाइड? For something to be law, should everyone agree to it? अगर किसी चीज को लॉ बनना है तो डोंट यू थिंक सभी को उस चीज के लिए रेडी होना चाहिए, सभी को एग्री करना चाहिए? शुड द पीपल डायरेक्टली वोट ऑन ईच मैटर एज द एंशियंट ग्रीक्स? क्या जो लोग हैं उनको वोट करना चाहिए कि हाँ, एक पर्टिकुलर, अगर इस चीज को हमें लॉ बनाना है तो पीपल वोट करेंगे कि अच्छा, अगर सब वोट कर रहे हैं, अगर मेजोरिटी ऑफ लोगों ने वोट कर दिया उसके फेवर में, तो वो लोग बन जाएगा, लॉ बन जाएगा, या फिर वो लॉ नहीं बनेगा, जैसे एंशियंट ग्रीक्स करते थे? या फिर जो पीपल है वो एक्सप्रेस करे उनके प्रेफरेंसेस को बाय इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स। मतलब पीपल जो है वो इलेक्ट करते रिप्रेजेंटेटिव्स को अब उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग, और फिर वो रिप्रेजेंटेटिव है वो लॉ बनाए। But if the people act through representatives, how should these representatives be elected? पर अगर people को जो है वो अपनी जो choices हैं वो एक्सप्रेस करनी है थ्रू representatives, तो ये जो representatives हैं ये कैसे elect किए जाएंगे और कितने होने चाहिए representatives, ये भी क्वेश्चन आता है। अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, इट इज स्पेसिफाइड दैट इन मोस्ट इंस्टेंसेस पार्लियामेंट गेट्स टू डिसाइड लॉज एंड पॉलिसीज। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्लियामेंट है, जो हमारा लेजिस्लेचर है, इसका मतलब वो डिसाइड करते हैं कि कौन से लॉज और पॉलिसीज बनेंगी। ठीक है, पार्लियामेंट बनाते हैं लॉज, और जो पार्लियामेंट है वो खुद एक वो ऑर्गेनाइज की गई है एक पर्टिकुलर मैनर में। बिफोर आइडेंटिफाइंग व्हाट द लॉ इन एनी गिवन सोसाइटी इज, यू हैव टू आइडेंटिफाई हु हैज अथॉरिटी टू एनेक्ट इट। मतलब ये आइडेंटिफाई से करने से पहले कि किसके, कि जो लॉ है हमारी सोसाइटी में क्या है,
व्हाट द लॉ इन एनी गिवन सोसाइटी इज, हमें ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है, यानी कि ये पता होना ज्यादा जरूरी है कि किसके पास अथॉरिटी है उन लॉ को बनाने की। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट के पास हमारे इंडियन गवर्नमेंट में पार्लियामेंट के पास जो है हमारे, अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है कि वो लॉज बनाए। देयर मस्ट बी अ लॉ दैट बिस्टोज दिस अथॉरिटी ऑन पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के पास जो अथॉरिटी है लॉ बनाने की, एक ऐसा कोई तो लॉ होगा जो पार्लियामेंट को ये पावर दे कि वो लॉ बना सके। तो वो लॉ क्या है? तो दिस इज द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा लॉ है जो पार्लियामेंट को अथॉरिटी प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट को अथॉरिटी प्रोवाइड करता है कि वो लॉ बना सके। इनफैक्ट पार जो कॉन्स्टिट्यूशन है वही जो है वो इट एक अथॉरिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ इज एन अथॉरिटी जो कॉन्स्टिट्यूट करता है गवर्नमेंट को इन द फर्स्ट प्लेस। ठीक है। अब एक और सेकंड फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये है कि वो स्पेसिफाई करता है कि किसके पास पावर है टू मेक डिसीजंस इन द सोसाइटी। कोई भी डिसीजन या कोई भी लॉ बनाने हैं, कोई भी रूल्स बनाने हैं, तो उसकी पावर किसके पास होगी वो कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। इट डिसाइड्स हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। और वो डिसाइड करता है कि जो गवर्नमेंट है वो कैसे कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी। लिमिटेशंस ऑन द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट, अब यहाँ पे बात करते हैं हम कि जो क्या लिमिटेशंस होती हैं ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट। दिस इज क्लियरली नॉट इनफ। सपोज अगर ये जो हमने अभी पढ़ा वो सिर्फ काफी नहीं है। सपोज अगर हमने डिसाइड किया है कि किसके पास पावर होगी टू मेक, हमने डिसाइड कर लिया है कि किसके पास अथॉरिटी होगी टू मेक डिसीजंस, बट देन दिस अथॉरिटी हैज और पास्ड लॉ, बट देन दिस, अब हमने डिसाइड कर लिया कि कौन सी ऐसी किसके पास अथॉरिटी होगी लॉज बनाने की, रूल्स बनाने की, रेगुलेशंस बनाने की। बट अगर वो अथॉरिटी जो है वो ऐसे रूल्स बना रही है जो अनफेयर है, जो कि जैसे कि आप अगर मुझे मेरे रिलीजन को प्रैक्टिस करने से वो जो अथॉरिटी उसने एक ऐसा लॉ बना दिया जो मुझे प्रोहिबिट करता है, मुझे रोकता है मेरे रिलीजन को प्रोफेस करने से, प्रैक्टिस करने की से, या फिर वो मुझे रोकता है एक सर्टेन कलर के क्लोथ्स पहनने से, या फिर वो मुझे कुछ गाने गाने से रोकता है, या मतलब एक पर्टिकुलर ग्रुप या कास्ट के जो लोग हैं उनके बीच में उनमें वो डिस्क्रिमिनेशन करता है, तो अगर ऐसा जो लॉ होगा वो जो है वो अनजस्ट है। ऐसी जो गवर्नमेंट है, और दैट गवर्नमेंट कुड आर्बिट्रेरीली अरेस्ट समवन, मतलब वो बिना किसी रूल के, बिना किसी रेगुलेशन के, वो अपने मन चाहे बिना किसी प्रॉपर रीजन के वो किसी को भी अरेस्ट कर रही है, या किसी डिफरेंट जो स्किन कलर के जो लोग हैं, किसी सर्टेन स्किन कलर के जो लोग हैं उनको कुएं से पानी निकालने से रोक रही है। तो ऐसे अगर ये जो ऐसे जो लॉज बना रही है गवर्नमेंट, जो ये सब करने, ये ऐसे लॉज बना रही है जो कि किसी जिससे कोई भी किसी को भी हम अरेस्ट कर सकते हैं, या मुझे मेरे रिलीजन को प्रोफेस करने से वो रोक रही है, या सर्टेन कलर के लोगों को कुएं में से पानी निकालने से रोक रही है, तो ऑफ कोर्स ऐसी जो यू वुड ऑब्वियसली थिंक कि ये जो लॉज हैं, ऐसे लॉज जो बन रहे हैं ये अनजस्ट है और ये अनफेयर है। तो भले ही गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने पास की है, और गवर्न और ये जो है ये सर्टेन प्रोसीजर्स को फॉलो करने के बाद ही ये गवर्नमेंट ने पास किए गए हैं, बट फिर भी ये जो लॉज हैं ये अनजस्ट हैं। about इनेक्ट गवर्नमेंट enacting these, there is something obviously unjust about the government enacting these laws। और क्योंकि ये लॉज भी अनजस्ट हैं, तो ऑफ कोर्स जो गवर्नमेंट इन लॉज को इनेक्ट कर रही है वो भी अनजस्ट है, वो भी अनफेयर है, इसीलिए वो ऐसे अनफेयर लॉज फॉर्म कर रही है। तो जो थर्ड फंक्शन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का सामने निकल के आता है वो ये है कि जो गवर्नमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कुछ सर्टेन लिमिट्स सेट करता है गवर्नमेंट के ऊपर कि कि जो गवर्नमेंट है वो क्या इम्पोज कर सकती है ऑन इट्स सिटीजंस। दीज लिमिट्स आर फंडामेंटल इन द सेंस दैट गवर्नमेंट में नेवर ट्रेसपास दैम, यानी कि कुछ ऐसे लिमिट्स वो गवर्नमेंट के ऊपर सेट करता है, इम्पोज करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, और जो गवर्नमेंट है वो कभी भी उन लिमिट्स को क्रॉस नहीं कर सकती। तो ये जो लिमिट्स है ये फंडामेंटल है, क्योंकि गवर्नमेंट उन लिमिट्स को कभी भी क्रॉस नहीं कर सकती। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लिमिट कर देता है गवर्नमेंट की पावर को कई सारी इन मैनी वेज, कई सारे वेज से में वो गवर्नमेंट की जो पावर है उसको लिमिट कर देता है। जो सबसे कॉमन वे है गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करने का वो ये है, स्पेसिफाई सर्टेन फंडामेंटल राइट्स। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कुछ फंडामेंटल राइट्स स्पेसिफाई करके जो गवर्नमेंट है उसकी जो पावर है उसको लिमिट कर देता है। और ऐसे फंडामेंटल राइट्स को गवर्नमेंट जो है वो कभी भी वायलेट नहीं कर सकती, कैन एवर बी अलाउड टू वायलेट द एग्जैक्ट कंटेंट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ दीज
राइट्स वेरीज फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन टू कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जो कंटेंट है क्या ये इन फंडामेंटल राइट्स से क्या हम इंटरप्रेट कर रहे हैं वो वेरी करता है फ्रॉम वन कॉन्स्टिट्यूशन टू अनदर। बट मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस विल प्रोटेक्ट अ बेसिक क्लस्टर ऑफ राइट्स। पर जो मोस्टली जो कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं वो बेसिक ऐसे राइट्स होते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं सिटीजन्स के। जैसे कि सिटीजन्स को बिना एक प्रॉपर रीजन दिए अरेस्ट करने से बचाना, वो प्रोटेक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा राइट वो प्रोवाइड करता है। दिस इज वन बेसिक लिमिटेशन अपॉन द पावर ऑफ गवर्नमेंट कि वो सिटीजन को मनचाहे तरीके मतलब बिना एक प्रॉपर रीजन दिए वो अरेस्ट नहीं कर सकती। सिटीजन्स विल नॉर्मली हैव द राइट टू सम बेसिक, उनके पास कुछ बेसिक लिबर्टीज होंगी, कुछ फ्रीडम्स होंगे, जैसे कि वो अपना रिलीजन प्रोफेस कर सकें, कुछ वो अपना एक एसोसिएशन फॉर्म कर सके, या फिर वो फ्रीडम ऑफ स्पीच, वो कुछ बोल सकें फ्रीली, वो कोई भी बिजनेस या फिर ट्रेड कर सकें फ्रीली। तो ये जो राइट्स हैं, ये फंडामेंटल राइट्स, ये जो है वो हम लिमिट कर सकती है गवर्नमेंट, या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग अगर कुछ नेशनल इमरजेंसी हो तो उस टाइम पे इन ये लिमिट किए जा सकते हैं, इनको कुछ टाइम के लिए विड्रॉ किया जा सकता है। पर कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई करता है क्लियरली कि ऐसे कौन से सर्कमस्टेंसेस होंगे जब जो गवर्नमेंट है इन राइट्स को विड्रॉ कर सके, इनको लिमिट कर सके। ठीक है, अब बात करते हैं एस्पिरेशंस एंड गोल्स ऑफ अ सोसाइटी। अब जितनी भी ओल्डर कॉन्स्टिट्यूशन है, मोस्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द ओल्डर कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने उनको अपने आप को लिमिट कर दिया बाय लार्जली limited themselves largely to allocating decision making power and setting some limits to government power। मतलब जो ओल्डर कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेसिकली एक डिसीजन मेकिंग जो पावर है वो देते हैं गवर्नमेंट को, और वो बस कुछ लिमिट सेट कर देते हैं गवर्नमेंट की पावर के ऊपर कि हाँ ये लिमिट्स क्रॉस नहीं कर सकती। बट जो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन हैं, जो 20th सेंचुरी के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक फाइनेस्ट एग्जाम्पल है, वो प्रोवाइड करता है एक ऐसा फ्रेमवर्क जो कि गवर्नमेंट को इनेबल कर सके कि वो कुछ सर्टेन पॉजिटिव थिंग्स जो वो करें, या फिर वो जो लोगों के जो या जो सोसाइटी के जो एस्पिरेशंस है उनको उनके जो गोल्स है उनको एक्सप्रेस कर सके, उनको अचीव कर सके, लोगों सोसाइटी के कुछ गोल्स एंड एस्पिरेशंस। तो इन जैसे कि हमारी सोसाइटी का गोल है, हमारी सोसाइटी का एक एस्पिरेशन होना चाहिए कि जो विमेन है उनको बराबर का हक दिया जाए। तो ये जो एस्पिरेशंस हैं, ये जो गोल्स है, इनको अचीव करना, हम कोई अनटचेबिलिटी को फॉलो नहीं किया जाना चाहिए। तो ये जो एस्पिरेशंस है, ये जो सर्टेन गोल्स है, इनको जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक ऐसा फ्रेमवर्क सेट करे जो इन गोल्स एंड एस्पिरेशंस को अचीव करने में हमारी मदद करे, सोसाइटी इनको आसानी से अचीव कर सके। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पर्टिकुलरली इनोवेटिव था इस रिस्पेक्ट में। Societies with deep entrenched inequalities of various kinds will not only have to set limits on the power of government, they will also have to enable and empower the government to take positive measures to overcome forms of inequality और deprivation। जैसे कि मैंने बताया कि ऐसी सोसाइटी जिसमें इनक्वालिटी बहुत सदियों से चली आ रही है, जो सोसाइटी का एक बहुत ही अंदरूनी एक हिस्सा बन चुकी है, तो गवर्नमेंट को जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इनेबल करता है, उनको एम्पावर करता है गवर्नमेंट को कि वो ऐसे डिसीजंस ले सके, ऐसे मेजर्स ले सके, ताकि वो इनक्वालिटी को या कोई भी काइंड ऑफ डेप्रिवेशन है उसको वो रिड्यूस कर सके, उसको वो रिमूव कर सके। तो ऐसे जो एस्पिरेशंस हैं या गोल्स हैं सोसाइटी के, उनको मीट करने के लिए, उनको एक्सप्रेस करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नमेंट को एक पावर ताकत देता है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया जो है वो एस्पायर करती है टू बी सोसाइटी जो कि फ्री हो फ्रॉम कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। अगर अगर ये हमारी सोसाइटी का एस्पिरेशन है तो गवर्नमेंट जो है विल हैव टू बी इनेबल्ड या एम्पावर्ड, यानी कि गवर्नमेंट के पास ये ताकत होनी चाहिए कि वो नेसेसरी स्टेप्स ले सके तो ये जो गोल है उसको अचीव करने के लिए। अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें तो जिसमें एक जो साउथ अफ्रीका है उसमें डीप जो हिस्ट्री है ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है। हमको पता है कि साउथ अफ्रीका में कलर के बेसिस पे बहुत डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। तो अगर जो उसका जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन है वो इनेबल करता है कि जो गवर्नमेंट है वो एक ऐसे मेजर्स ये लेकर आए जो कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को एंड कर सके, मोर पॉजिटिवली अ कॉन्स्टिट्यूशन में एनश्राइन द एस्पिरेशंस ऑफ अ सोसाइटी। मतलब सोसाइटी की क्या एस्पिरेशंस हैं, क्या वो एस्पायर करती है अचीव करने के लिए, उसके क्या गोल्स है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ये चीज़ एनश्राइन कर सकता है, गवर्नमेंट को एनेबल कर सकता है, एम्पावर कर सकता है कि वो ऐसे डिसीजंस ले टू अचीव दीज एस्पिरेशंस।
जो फ्रेमर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने ये सोचा दैट इंडिविजुअल इन सोसाइटी should have all that is necessary for them to lead a life of minimal dignity and social self respect. एक मिनिमम जो मटेरियल वेलबींग है, एजुकेशन है, ये प्रोवाइड करनी चाहिए लोगों को, इंडियन सिटीजन्स को, ताकि वो एक ऐसी लाइफ जी सके जिसमें उनको मिनिमल डिग्निटी और सोशल सेल्फ रिस्पेक्ट उनकी बनी रहे। तो उसके लिए उनको एक मिनिमम मटेरियल वेलबींग या एजुकेशन उनको प्रोवाइड करनी चाहिए। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये इनेबल करता है गवर्नमेंट को कि वो पॉजिटिव वेलफेयर मेजर्स ले सके, जो कि कुछ उनमें से कुछ लीगली इन्फोर्सिएबल हैं, कि हाँ, जैसे कि एक इट इज राइट टू एजुकेशन जो है, ये एक लीगली एनफोर्सिएबल राइट है। मतलब अगर आपको वो राइट नहीं मिल रहा है तो उसके खिलाफ आप कोर्ट में जा सकते हैं। राइट टू एजुकेशन मीन्स कि आपको 14 तक के एज के बच्चों को तो आपको मिनिमम एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, फ्रॉम 6 to 14 उनको जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो तो प्रोवाइड करनी है। तो दिस इज राइट टू एजुकेशन। तो ये एक लीगली इन्फोर्सिएबल राइट है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इससे एम्पावर किया हमारी गवर्नमेंट को, कि वो ऐसे मेजर्स ले सके, वो गवर्नमेंट स्कूल खोल सके, ताकि बच्चों को 6 to 14 जो उम्र के जो बच्चे हैं उनको एलिमेंट्री जो बेसिक प्राइमरी एजुकेशन है वो मिल सके। तो ये लीगली इन्फोर्सिएबल है। मतलब अगर वो राइट आपको नहीं मिल रहा है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं उसके खिलाफ। और फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ अगर आपको वो नहीं मिल रहा है, अगर आपके ब्रीच हो रहे हैं फंडामेंटल राइट्स, तो उनके खिलाफ तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। अब ये हम आगे पढ़ेंगे। अब अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आगे पढ़ें तो वी शैल फाइंड दैट ये जो इनेबलिंग प्रोविजंस है हैव द सपोर्ट ऑफ द प्रीएम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब प्रीएम्बल में भी इनके बारे में बताया गया है। प्रीएम्बल भी ये भी ऐसे प्रोविजंस को सपोर्ट करता है। और ये जो प्रोविजंस है ये आपको मिलेंगे फंडामेंटल राइट्स में। जैसे कि मैंने आपको अभी एक फंडामेंटल राइट बताया, राइट टू एजुकेशन। आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी मिलेंगे। ये ऐसी चीजें जो कि गवर्नमेंट को एम्पावर करती हैं कि वो लोगों के जो एस्पिरेशंस हैं उनको फुलफिल कर सकें। तो इसी से हमारा फोर्थ फंक्शन आता है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि है कि वो इनेबल करता है गवर्नमेंट को, जो ताकि वो फुलफिल कर सके एस्पिरेशंस ऑफ सोसाइटी एंड क्रिएट कंडीशंस फॉर अ जस्ट सोसाइटी। मतलब एक फेयर, एक राइट सोसाइटी की लिए वो कंडीशंस क्रिएट कर सके और वो फुलफिल कर सके और लोगों के एस्पिरेशंस को और गोल्स को। तो ऐसा जो है वो एक इनेबल करता है गवर्नमेंट को कि वो ऐसे डिसीजंस ले सके जो कि एस्पिरेशंस और गोल्स को मीट कर सके। अब इनेबलिंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं गवर्नमेंट की पावर को, बट वो गवर्नमेंट को पावर भी देते हैं ताकि वो कलेक्ट लोगों, जो सोसाइटी है, जो उसके जो लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनका भला कर सके, उनका वेलफेयर मेजर्स ले सके। जैसे कि हम कॉन्स्टिट्यूशन हम साउथ अफ्रीका की हमने बात करी, वो असाइन करता है कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू द गवर्नमेंट। जैसे कि वो गवर्नमेंट को इट वांट्स द गवर्नमेंट कि वो ऐसे मेजर ले कि वो प्रमोट करे कंजर्वेशन ऑफ नेचर में, ऐसे एफर्ट्स ले कि ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके और ग्रुप टू प्रोटेक्ट पर्संस और ग्रुप सब्जेक्टेड टू अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन। जिनके साथ अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ऐसे ग्रुप के साथ या ऐसे लोगों के साथ, तो उनको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, ऐसे मेजर्स गवर्नमेंट ले। और जैसे कि गवर्नमेंट है उसको एडिक्वेट हाउसिंग या हेल्थ केयर प्रोवाइड करनी चाहिए टू ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो ऐसे मेजर्स ले जिससे वो ये कर सके, ऐसे इस चीज को एनेबल कर सके। अगर हम इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया की जो गवर्नमेंट है अ, एक नेशनल एजुकेशन सिस्टम जो है वो उसके कॉन्स्टिट्यूशन ने ये अलाउ किया, एम्पावर किया है इंडोनेशिया की गवर्नमेंट को कि वो इस्टेब्लिश कर सके और कंडक्ट कर सके नेशनल एजुकेशन एजुकेशन सिस्टम। जो इंडोनेशियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंश्योर करता है कि जो पुअर और जो डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन हैं, उन जो गवर्नमेंट है उनके विल बी उनका ख्याल रखेगी और उनका देखभाल करेगी। तो जो पुअर डेस्टिट्यूट जो चिल्ड्रन है वो विल बी लुक्ड आफ्टर बाय द गवर्नमेंट। तो इंडोनेशियन, सॉरी मैं इंडियन बोल रही हूँ बार बार, इंडोनेशियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंश्योर करता है ये चीज। वहीं पे अब बात करते हैं फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ पीपल। Finally, and perhaps even most importantly, a constitution expresses the fundamental identity of a people। तो सबसे important चीज है, most importantly, a constitution, जो constitution होता है वो express करता है the fundamental identity of a people। मतलब जो citizens हैं उनकी जो fundamental identity है उसको express करता है constitution।
This means that people as a collective entity come into being only through the basic constitution. मतलब जो people है एक उनकी जो collective entity है वो एक वो वजूद में तभी आती है थ्रू अ बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन से ही वो वजूद मिलता है उसको. इट इज एग्रीइंग टू सेट ऑफ बेसिक नॉर्म्स अबाउट हाउ वन शुड बी गवर्नड एंड हु शुड बी गवर्नड दैट वन फॉर्म्स अ कलेक्टिव आइडेंटिटी. मतलब अगर आप बेसिक सेट ऑफ नॉर्म्स को अगर हम एग्री कर रहे हैं कि कौन जो है कौन लोग हैं जिनको हमें गवर्न करना है और कौन उन्हें गवर्न करेगा, तो उस वो अगर हम बेसिक नॉर्म्स पे एग्री करते हैं, दिस इज हाउ वन फॉर्म्स अ कलेक्टिव आइडेंटिटी. ये जो चीज है ये इम्पोर्टेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसेस द फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ अ पीपल, ये आपको पता होना चाहिए. अब हम यहाँ पे आते हैं. वन हैज मेनी सेट्स ऑफ आइडेंटिटीज दैट एग्जिस्ट प्रायर टू कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्म होने से पहले भी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के पहले भी एक पर्सन की बहुत ही अलग अलग आइडेंटिटीज होती हैं. पर उसके अलावा बट बट अगर बेसिक जो नॉर्म्स हैं जो प्रिंसिपल हैं उनको एग्री करने के बाद एक पर्सन की जो है फॉर्म होती है पॉलिटिकल आइडेंटिटी. सेकेंडली जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो नॉर्म्स है वो एक ऐसे फ्रेमवर्क है विद इन विच वन परस्यूज इंडिविजुअल एस्पिरेशंस गोल्स एंड फ्रीडम. तो ये जो है ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं मॉरल आइडेंटिटी. ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेट करता है अथॉरिटेटिव कॉन्स्ट्रेंट्स अबाउट व्हाट वन मे और मे नॉट डू. मतलब ये एक ऐसे मॉरल चीजें बताता है कॉन्स्टिट्यूशन की क्या ऐसे कॉन्स्ट्रेंट्स लगाता है लोगों के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर, कि क्या उन्हें करना चाहिए और क्या उन्हें नहीं करना चाहिए. वो रोकता है उन्हें कुछ ऐसी चीजें करने से. तो मतलब ये फंडामेंटल वैल्यूज डिफाइन करता है लोगों की, जो लोगों को क्रॉस नहीं करना चाहिए. तो ये जो चीज है ये कॉन्स्टिट्यूशन वो एक मॉरल आइडेंटिटी भी देता है लोगों को कि मॉरली दिस इज करेक्ट, दिस शुड बी डन, बट दिस इज इनकरेक्ट, तो ये चीज आपको नहीं करनी है. आपको जो फंडामेंटल वैल्यूज हैं पर्टिकुलरली उनको ट्रेसपास नहीं करना है. Third and finally, it may be the case that many basic political and moral values are now shared across different constitutional traditions. तो हाँ मतलब ये जो बहुत ही पॉलिटिकल और मॉरल जो वैल्यूज हैं ये अब शेयर की जा रही हैं अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशंस के अक्रॉस. ठीक है. अगर अगर हम देखें डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन हैं वो अगर उनकी तरफ हम देखें तो वो डिफर करते हैं इन मेनी रिस्पेक्ट्स. जैसे कि फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, दे इन अब किसी में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, किसी में पार्लियामेंटेरियन, किसी में मोनार्की फॉलो की जाती है, किसी में डिक्टेटरशिप और कोई डेमोक्रेटिक होता है. बट एक एक कॉमन चीज भी होती है जो वो फॉलो करते हैं. अगर हम मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करें तो वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को वो फॉर्म करता है. ठीक है. जो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं. कुछ रिस्पेक्ट्स में हम बात करें जैसे कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट जो फॉर्म कर रहा है ये सर्टेन बेसिक जो राइट्स हैं लोगों के उनको प्रोटेक्ट करता है. अब पर जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं वो डिफरेंट है. वो इस इन द वे दे एम्बॉडी कंसेप्शंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी. अब आइडेंटिटी का जो कंसेप्ट है वो हर कॉन्स्टिट्यूशन का अपना अलग अलग तरीके से उसको एम्बॉडी करता है. जैसे कि जैसे कि हम जानते हैं कि जो जो नेशंस है वो एक अमालगमेशन है. मतलब वो एक मिक्सचर है ऑफ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस. एक एक्यूमुलेशन है कई सारे हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस का. जैसे कि हमारा इंडिया का ही अगर हम एग्जाम्पल तो ये एक मिक्सचर है बहुत सारे डिफरेंट हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस का, कल्चर्स का, रिलीजन्स का. बहुत ही डाइवर्स सेट ऑफ पीपल हैं वो आए हैं और वो साथ में रह रहे हैं. जो हम एक नेशन है, they weave together the diverse groups that reside within the nation in different ways. मतलब जो डाइवर्स ग्रुप्स हैं जो एक नेशन में रह रहे हैं उसको इकट्ठा करता है. उस जो नेशन है वो एक एमलगमेशन है इन सभी डिफरेंट ग्रुप्स का, इन डाइवर्स ग्रुप का जो कि नेशन में रहते हैं. जैसे कि अगर जर्मन की बात करें तो जर्मन आइडेंटिटी जो है वो, अगर आप एथनिकली जर्मन हैं तो इस जर्मन आइडेंटिटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय बीइंग एथनिकली जर्मन. मतलब अगर आपकी जर्मन आइडेंटिटी होने के लिए आपको जर्मन होना चाहिए एथनिकली. बट जो हमारा इंडिया का ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है
कोई भी एथनिक आइडेंटिटी को एक क्राइटेरिया नहीं मानता है सिटीजनशिप के लिए। ठीक है, जो हर हर एक नेशन का एक अलग कंसेप्शन होता है अब रिलेटेड टू जो क्या रिलेशनशिप होना चाहिए बिटवीन द डिफरेंट रीजन्स ऑफ अ नेशन एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, कि क्या रिलेशनशिप होना चाहिए, क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट करना चाहिए डिफरेंट रीजन्स जो है उस नेशन के, उस कंट्री के, उसमें और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होना चाहिए। बट जो वही जो रिलेशनशिप है उसको हम लोग नेशनल आइडेंटिटी कहते हैं। जैसे कि अब जैसे कि हमने भी जर्मनी का पढ़ा कि जो जर्मन आइडेंटिटी है वो, अगर आपको कहना है कि आप जर्मन है, तो जर्मन उसके लिए वो जो है वो डिपेंड करती है अगर आप एथनिकली जर्मन है या नहीं। बट इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो एथनिक आइडेंटिटी एक क्राइटेरिया नहीं है सिटीजनशिप का। हर एक नेशन जो है उसका एक डिफरेंट कंसेप्शन होता है उसके रिलेटेड, और जो नेशनल आइडेंटिटी का है हर एक कंट्री का एक डिफरेंट रिलेशन होता है, और वो जो रिलेशन है वो फॉर्म करता है द बेसिक्स ऑफ द नेशनल आइडेंटिटी। तो वो जो रिलेशनशिप होता है बिटवीन द रीजन ऑफ अ नेशन और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, वो जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है नेशनल आइडेंटिटी ऑफ अ कंट्री। अब अब हम यहाँ पे नेक्स्ट हम देखते हैं द अथॉरिटी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। अब बात आती है कि we have outlined some of the functions a constitution performs. These functions explain why most societies have a constitution, but there are further questions we can ask about constitution। मतलब हमने constitution को हमने हमने देख लिया कि constitution के क्या functions होते हैं। ये जो function है ये explain करते हैं कि क्यों जो जो सोसाइटीज है उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन होता है। बट अब हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो कुछ आगे क्वेश्चंस हैं हम वो देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन कितना इफेक्टिव है, और क्या कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट है, यानी कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट मतलब फेयर और राइट है। कई सारी कंट्रीज में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे होते हैं अबाउट द स्पेस, अबाउट द स्टेट, जो स्पेसिफाई करता है स्टेट स्टेट मतलब गवर्नमेंट को, कि वो क्या कि कौन से रूल्स जो है उनको कॉन्स्टिट्यूट करने चाहिए और फॉलो करने चाहिए। बट when we ask for the constitution of a country we are usually referring to this document। जब हम किसी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं किसी कंट्री की तो हम उस डॉक्यूमेंट को रेफर करते हैं। But कुछ कंट्रीज ऐसी भी है जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, जिसमें कोई एक सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं होता है जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, बल्कि एक सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स और डिसीजंस होते हैं जिनको कलेक्टिवली हम रेफर करते हैं एज कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम ये कह सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो या तो एक सिंगल डॉक्यूमेंट है या फिर वो एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जो कि परफॉर्म करते हैं फंक्शंस को, जो कि हमने ऊपर अभी 4 फंक्शंस पढ़े उन फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, बट कई सारे कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे भी हैं जो कि सिर्फ पेपर पे ही लिखे जाते हैं, सिर्फ वर्ड्स हैं जो कि पेपर पे लिखी गई हैं, पर वो बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं होते। तो यही एक क्रूशियल क्वेश्चन आता है कि हाउ इफेक्टिव इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट मेक्स इट इफेक्टिव, व्हाट इंश्योर्स दैट इट हैज अ रियल इम्पैक्ट ऑन द लाइव्स ऑफ द पीपल, कि क्या चीज इंश्योर करती है कि उस कॉन्स्टिट्यूशन का सच में लोगों की जिंदगी पे इफेक्ट पड़ रहा है, असर पड़ रहा है। मेकिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव डिपेंड्स अपॉन मैनी मैनी फैक्टर्स। मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हमें इफेक्टिव बनाना है कि हाँ वो सच में जो है वो लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, उसको ओबे कर रहे हैं, लोग सच में उस कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी है लोगों के ऊपर, तो वो जो है वो चीज़ कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, और वो फैक्टर्स हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आई होप दैट यू लाइक इट।